जैसा कि हमने वैदिक सभ्यता के विस्तार, आर्य संस्कृति के विस्तार और स्थापना के बारे में पढ़ा और उनके साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र सीमा के बारे में पढ़ा, तो वहाँ हमें ये जानकारी मिली कि जो सप्त सैंधव प्रदेश है, सप्त सैंधव प्रदेश, आर्य भारत में सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। हमारी पाठ्य पुस्तक में ये माना गया है। और सप्त सैंधव प्रदेश में जो 7 नदियां हैं उसमें परुषणी नदी, अस्सीकनी नदी, विपासा नदी, शतोद्री नदी, सौम्या नदी, सरस्वती नदी, परुषणी यानी रावी नदी, अस्सीकनी यानी चिनाब नदी, विपासा यानी व्यास नदी, शतुद्री यानी सतलज नदी, सौम्या यानी सिंधु नदी, विस्ता यानी झेलम नदी और सरस्वती माने सरस्वती नदी। ये जो 7 नदियां हैं, इन 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। इस सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य संस्कृति का विकास हुआ और इस सप्त सैंधव प्रदेश से आगे गंगा और गंडक नदी तक आर्य संस्कृति का विकास होने लगा, अर्थात आर्य उत्तर के मैदानों में बढ़ने लगे, क्योंकि चारागाह विकसित करने के लिए इन्हें उपजाऊ भूमि की जरूरत थी और ऐसी अवस्था में ये अपने अपने नदी क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। और ऐसे ही नदी क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए आर्यों में, यानी आर्य जो समूह थे, उन आर्य समूह और कुछ ऐसे कबीले थे जिन्हें अनार्य समूह कहा गया। तो आर्य समूह और अनार्य समूह, यानी आर्य आपस में आर्य समूह और आर्य समूह और अनार्य समूह में ऐसे क्षेत्रों की प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ, यानी युद्ध की स्थिति है वो बनने लगी। और ऐसा ही एक विवाद सामने आता है ऋग्वेद के, हम देखते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित है कि ये जो परुषणी नदी है, रावी नदी है, इस रावी नदी के विवाद को लेकर के एक युद्ध हुआ जिसे हम भारतीय इतिहास में 10 राज्य युद्ध के नाम से जानते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जो परुषणी रावी नदी है, इस परुषणी रावी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ। यानी ये जो विवाद हुआ वो त्रिशु वंश के भरत कबीला के राजा सुदास थे। राजा सुदास का राजपुरोहित था विश्वामित्र और राजा सुदास के मध्य विश्वामित्र परुषणी रावी नदी के रास्ते को बदलना चाहते थे और इसको लेकर के विश्वामित्र और राजा सुदास के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया और राजा सुदास ने विश्वामित्र को राजपुरोहित के पद से हटा दिया, राजपुरोहित के पद से हटा करके और गुरु वशिष्ठ को राजपुरोहित बना दिया। और ऐसी अवस्था में विश्वामित्र और सुदास के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। इसलिए विश्वामित्र ने एक 10 राजाओं का समूह बनाया जिसके अंदर 5 राजा थे, वो आर्य कबीलों के थे और 5 थे वो अनार्य कबीलों के थे। जो 5 आर्य कबीलों के थे इन्हें पंचजना कहा गया। पंचजना परीक्षा में पूछा जाता है, पंचजना से क्या तात्पर्य है? तो ऋषि विश्वामित्र के पक्ष में राजा सुदास के विरोध में 10 राज्य युद्ध में भाग लेने के लिए 5 आर्य कबीले शामिल हुए, जिनमें नाम है टोरवसु, यदु, द्रुह, अनु,
और पुरु, ये 5 आर्य कबीले हैं। तोरवसु, यदु, दुह, अनु और पुरु। इसमें पुरु जो है सबसे शक्तिशाली कबीला था। तो ये जो 5 कबीले हुए, इन 5 कबीलों को पंचजना कहा गया और इन 5 कबीलों में तोरवसु ने इनका नेतृत्व किया। और इधर ये जो अनार्य समूह थे उनमें अनिल, पक्त, भलासन, शिवा, विषाणी, ये जो 5 अनार्य समूह थे, ये 5 अनार्य समूह थे, इनका नेतृत्व किया विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने इनका नेतृत्व किया। तो ये जो 5 अनार्य समूह और ये 5 आर्य समूह, 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीलों ने मिलकर के विश्वामित्र के पक्ष में राजा सुदास के विरुद्ध में जो युद्ध लड़ा उसे दशराज्य युद्ध कहा गया। और इस दशराज्य युद्ध में राजा सुदास है वो विजयी रहे। अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है विशेष बात, दशराज्य युद्ध से क्या तात्पर्य है या पंचजना क्या है। तो पंचजना में 5 आर्य कबीले हैं जो विश्वामित्र के पक्ष में सुदास के विरोध में दशराज्य युद्ध में भाग लिया। और दशराज्य क्या है, 5 आर्य समूह और 5 अनार्य समूह मिलकर के 10 कबीलों ने इस युद्ध में भाग लिया, इसलिए इसे दशराज्य युद्ध कहते हैं, जिसमें विश्वामित्र जो है विजयी हुए। तो ये एक घटनाक्रम आता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में कि परुषणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के इस तरह का इनमें संघर्ष जो है प्रारंभ हो गया। ऐसा उल्लेख और भी आता है, 9वें मंडल में उल्लेख आता है। 9वें मंडल में उल्लेखित आता है कि एक कबीला था संजय कबीला। संजय कबीला और भरत कबीला, इन दोनों कबीलों के मध्य एक नदी का नाम है यायावती नदी। यायावती नदी के किनारे हरियूपिया एक स्थान है। हरियूपिया जिसे हड़प्पा भी हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता आपस में जुड़ी हुई है। तो ये जो हरियूपिया क्षेत्र है, यहाँ यायावती नदी के किनारे युद्ध होता है और संजय कबीला है वो पराजित होता है और भरत कबीला जो है वो विजयी होता है। तो इस तरह से लंबे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को ये प्राप्त करते हैं। तो इनके राजनीतिक सत्ता में विस्तार होता है और विस्तार होने पर शक्तिशाली सम्राट अर्थात शासक वर्ग का उदय होता है। तो हम शासक वर्ग का उदय होता है देखते हैं वैदिक काल में किस तरह की जो शासन प्रणाली है वो चलती थी। देखिए वैदिक काल की शासन प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा। यहाँ राजा प्रमुख था। राजा वंशानुगत होता था, वंशानुगत होता था, लेकिन राजा का चयन जो है वो सभा और समिति के माध्यम से योग्यता के आधार पर होता था। वंशानुगत में भी योग्यता देखी जाती थी। राजा का मूल जो उद्देश्य था वो जन कल्याण होता था। हमेशा जन कल्याण का कार्य है वो राजा करते थे। राजा के लिए विशिष्ट दुर्ग का उल्लेख हुआ है। दुर्ग या एक उच्च शिखर स्थान जो है वो उनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए बनाया गया था। राजा का प्रमुख कर्तव्य होता था राज्य की रक्षा करना, उस राज्य की रक्षा करना, ये उनका मूल कर्तव्य था। ऋग्वेद में उल्लेखित मिलता है एक हथियार का नाम है पुर चरिष्णु। चरिष्णु ऐसा माना जाता है कवच के आकार का ये हथियार है, ये राजा की रक्षा के लिए काम में लिया जाता था। तो इस तरह से राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। और राजा के बाद जो प्रमुख स्थान होता था वो पुरोहित का होता था, पुरोहित, राजपुरोहित, और पुरोहित के बाद सेनानी का स्थान होता था। सेनानी और अन्य जो अधिकारी वर्ग होते थे उन्हें रत्नी कहा जाता था। इस तरह की एक शासन प्रणाली जो है वो इस समय विकसित हुई। इस शासन प्रणाली के विकास की प्रक्रिया में जब हम देखते हैं तो 3 संस्थाओं के नाम आते हैं। एक संस्था का नाम है विधाता, विधाता, दूसरी संस्था का नाम है सभा और तीसरी संस्था का नाम है समिति। ऋग्वेद में उल्लेखित मिलता है कि वैदिक काल की सबसे जो प्राचीन संस्था थी, सबसे पुरातन संस्था थी, वो थी विधाता। और विधाता का शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। डॉक्टर इतिहासकार डॉक्टर अविनाश चंद्र ये मानते हैं कि ये जो विधाता है ये प्राचीन वैदिक कालीन संस्था है, प्राचीन वैदिक कालीन संस्था है। और इस प्राचीन वैदिक कालीन संस्था के लिए
विदत शब्द का भी प्रयोग किया गया है। यानी सभा और समिति से पहले ये एक राजनीतिक संस्था होती थी जो राजा को नियंत्रित करती थी, शासन चलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे दो संस्थाओं का विकास हुआ, यानी एक सभा का विकास हुआ और एक समिति का विकास हुआ। जैसा कि ऋग्वेद में उल्लेख है, सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है, समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है। यदि हम सभा को देखें तो सभा में जो सभा के सदस्य थे, इसके जो सदस्य थे इनको सभे कहा गया, सभे कहा गया। और इन सदस्यों में, सभा के सदस्यों में महिलाएं नहीं होती थी, यानी महिलाओं को सदस्य नहीं बनाया जाता था। सभा का मूल कार्य क्या होता था? राजा के साथ विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना, राजा को न्यायिक सलाह देना, इस तरह की एक संस्था थी जो राजा को विचार विमर्श यानी राजा को नियंत्रित करती थी और न्याय के मामले में ये राजा को सलाह देती थी। इसके प्रमुख को सभापति या सभापालक कहा गया, सभापालक भी कहा गया। और जो वरिष्ठ सदस्य थे, वरिष्ठ सदस्य जो सभे थे वो वरिष्ठ सदस्य होते थे, यानी अनुभवी लोग ही संस्था में भाग लेते थे। तो इस तरह की एक संस्था थी सभा। समिति को यदि हम देखते हैं तो समिति का जो प्रमुख है, समिति के प्रमुख को ईशान कहा गया, ईशान कहा गया। समिति का मुख्य काम क्या है? राजा का निर्वाचन और व्यापार के नियम बनाना, इस तरह के राजा का निर्वाचन करना, व्यापार के नियम बनाना, ये समिति का काम था। समिति में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे, लेकिन मताधिकार है वो केवल पुरुषों को ही होता था, पुरुषों को ही मताधिकार होता था। समिति में सभी प्रकार के लोग भाग लेते थे, यानी एक बड़ी संस्था थी, समिति बड़ी संस्था थी, जबकि सभा में केवल अनुभवी और वरिष्ठ लोग ही भाग लेते थे। यहाँ पर ये उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि समिति के माध्यम से जो प्रवान जेवली के द्वारा जो राजा थे उन्होंने जो प्रश्न रखे थे, उन प्रश्नों का उत्तर जो है वो ये समिति नहीं दे पाई। इसका मतलब ये समिति सभी लोगों की संस्था थी, लेकिन इतनी ये ताकतवर नहीं थी कि उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। फिर भी हम देखते हैं वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में राजा के शासन संचालन में सभा और समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हमारे को परीक्षा में पूछा जाता है विधाता का शाब्दिक अर्थ या विधाता क्या है, तो प्राचीन वैदिक कालीन राजनीतिक संस्था है जिसका शाब्दिक अर्थ है अग्नि। और ये प्राचीन काल में ये न्यायिक, राजा का निर्वाचन करना, न्यायिक कार्य करना, विचार विमर्श करना, इस तरह की संस्था जो कार्य करती थी और इसमें स्त्री और पुरुष सभी लोग भाग लेते थे। धीरे धीरे ये लुप्त प्राय हो गई और इसका ही स्वरूप 2 भागों में विभाजित हो गया, सभा और समिति के रूप में। ये पूछा जाता है सभा और समिति, तो समय लिखना है। सभा का 8 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। सभा के सदस्य जो है वो सभे कहलाते हैं। सभा में महिलाएं भाग नहीं लेती थी, सभा में ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो है, वरिष्ठ लोग हैं, वो ही भाग लेते थे, अनुभवी लोग भाग लेते थे, जो राजा के प्रत्येक कार्य में विचार विमर्श करते थे और राजा को न्यायिक सलाह देते थे। सभा के प्रमुख को सभापति या सभापालक कहा गया। इस तरह की ये राजनीतिक संस्था थी। दूसरी है समिति, और समिति में स्त्री और पुरुष सभी लोग भाग लेते थे, लेकिन मत देने का अधिकार केवल पुरुष को ही था। इसके प्रमुख को ईशान कहा गया। समिति जो कार्य करती थी उसमें राजा का निर्वाचन करना और व्यापार संबंधित नियम जो है वो समिति बनाती थी। इस तरह से सभा और समिति के कार्य हैं। जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है, अथर्ववेद में उल्लेखित किया गया है कि सभा और समिति, ध्यान रहे, सभा और समिति दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई है। प्रजापति माने ब्रह्मा
की दो पुत्रियों के रूप में संबोधित किया गया है। सभा और समिति को अथर्ववेद में ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद के अनुसार वैदिक काल का ये राजनीतिक जीवन इस प्रकार था। राजनीतिक जीवन की हम आगे बात करते हैं तो यहाँ कुछ इस प्रकार की संस्थाएं जो है वो थी, यानी ये जो राजनीतिक जीवन था ये श्रृंखलाबद्ध राजनीतिक जीवन था, कड़ीबद्ध कड़ी श्रृंखला से व्युत्क्रम से जुड़ा हुआ था। यानी यहाँ के राजनीतिक जीवन को देखते हैं तो सबसे बड़ी जो संस्था है, सबसे बड़ी जो संस्था है, सबसे बड़ी संस्था होती थी राष्ट्र। सबसे बड़ी संस्था राष्ट्र मानी जाती थी और राष्ट्र के बाद दूसरी बड़ी संस्था होती थी जन। जन के बाद विश्व और विश्व के बाद यहाँ पर ग्राम। ग्राम होते थे। ग्रामों के बाद परिवार, या फिर कुल होते थे। ये एक राजनीतिक सिस्टम था कि वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई होती थी, वो होता था परिवार। परिवार को वैदिक काल में एक राजनीतिक इकाई के रूप में माना जाता था। अनेक प्रकार के जो परिवार थे वो परिवार मिलकर के एक कुल इकाई का निर्माण करते थे और कुल का जो मुखिया होता था उसको कुलप कहा जाता था। इस तरह से परिवार एक राजनीतिक इकाई के रूप में परिवार का विकास हुआ। अनेक परिवारों के कुल जो है वो मिलकर के ग्राम इकाई बनाते थे और ग्राम इकाई जो बनाते थे उनका जो प्रमुख होता था वो ग्रामणी या ग्रामणिक कहलाता था। ग्रामणिक इनका प्रमुख है, वो ग्रामणिक कहलाता था। अनेक प्रकार के जो ग्राम हैं वो मिलकर के विश्व नामक इकाई का निर्माण करते थे। विश्व के प्रमुख को विश्वपति कहा जाता था। विश्वपति विश्व का प्रमुख कहलाता था और अनेक विश्व जो है वो मिलकर के जन नामक इकाई का निर्माण करते थे। यह जन, ध्यान रहे, वैदिक काल में, वैदिक काल की या ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जो है वो जन है। ये ऋग्वैदिक काल की, लेकिन वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई है वो राष्ट्र है। ये वैदिक काल की, क्योंकि अपने ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक अलग अलग नहीं है, दोनों साथ में ही है, इसलिए हम यहाँ कुल वैदिक काल की बात करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी हमें ध्यान रखना है कि वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई क्या है, राष्ट्र है। और राष्ट्र का जो प्रमुख है वो राजा होता था। राजा जिसे गोप कहा जाता था, गोप या जनस्य गोपा के रूप में जाना जाता था। गायों का रक्षक होने के कारण कहीं कहीं पर इसको गोपति भी कहा जाता था। तो सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र होती थी। राष्ट्र के कई भाग होते थे, उत्तर दक्षिण से प्रतीची, प्राची, मध्यांश, इस तरह के राष्ट्र के अलग अलग भाग होते थे और राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी। तो राष्ट्र के बाद जो दूसरी इकाई, छोटी इकाई है वो जन। जन का प्रमुख भी जनस्य या जनस्य गोपा के रूप में जाना जाता था, क्योंकि ऋग्वेद में जन ही बड़ी इकाई थी तो इसका प्रमुख राजा होता था, इसलिए इस बड़ी इकाई को यहाँ जनस्य गोपा कहा गया। और जनों के बाद राष्ट्र हो गया तो राष्ट्र का प्रमुख जो है वो राजा कहलाया या चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाना जाने लगा। तो राष्ट्र के बाद जन, अनेक जनों से अनेक विश्व बने। विश्व का प्रमुख विश्वपति, विश्वों का निर्माण अनेक ग्रामों से हुआ और ग्राम अनेक कुलों से बने, कुल बने परिवारों से। इस तरह से लघु इकाई परिवार और बड़ी से बड़ी जो इकाई है वो राष्ट्र है। इस तरह से एक श्रृंखलाबद्ध राजनीतिक शक्ति का जो विकास है वो इस वैदिक काल में हुआ। तो इस तरह से हम वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन का अध्ययन करते हैं। आगे की क्लास में वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन का